अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, पिछले लेक्चर में हमने क्या टॉपिक पढ़ा था बताएं ज़रा? मैडम थ्योरम 3.4 पढ़ा था हमने। थ्री 3.4 पढ़ा था और एग्जांपल्स पढ़ी थी हमने इसकी, एग्जांपल 7 जैसे की थी। आई थिंक नहीं की। मैम आपने कहा था कि खुद कर लेनी है। जी मैम। हाँ जी, चलिए एग्जांपल जैसे U10 है, U10 के एलिमेंट्स हमें पता है क्या क्या होते हैं। 1 3 7 9 होता है U10 में, और ऑपरेशन क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10। अब हम देखते हैं कि 3 से जो जनरेट हो रहा है साइक्लिक ग्रुप, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो जो एक सेकंड, जो 3 से जनरेट होगा साइक्लिक ग्रुप, उसके एलिमेंट क्या होंगे? एक तो 3 पावर 0 होगा, वो 1 है। इसके बाद 3 पावर प्लस माइनस 1, 3 पावर 1 जो है वो 3 है, ठीक है। और 3 पावर माइनस 1 का मतलब है 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। वो क्या है 3 का इनवर्स U10 में? वो 7 है, ठीक है। इसी तरह से 3 की पावर 2 लेंगे तो वो 9 होगा। 3 की पावर माइनस 2 लेंगे, इट मीन्स 3 की पावर माइनस 2 का मतलब है 3 इनवर्स का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर। वो क्या हो जाएगा? वो भी 7 का स्क्वायर बताएं किसके इक्वल है U10 में? 9 के, वो भी 9 है, ठीक है। तो जाहिर है अब दो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, दो दफा तो नहीं लिखने हमने, सिंगल टाइम लिखने। इसी तरह से 3 का क्यूब आप देखें, वो क्या होगा? 27 मॉडुलो 10, वो फिर 7 आ जाएगा। तो ये देखें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। एक तो 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है। इसके अलावा आप 3 की जो मर्जी पावर लेते हैं, 3 पावर 3, 3 पावर माइनस 3, 3 पावर 100, जो मर्जी आप इंटीजर में रख कर पावर लें, सारी पॉसिबल पावर्स को चेक करें तो आपके पास आप देखेंगे कि यही एलिमेंट आएंगे, 1 3 7 और 9। इसलिए जो 3 से जनरेट होता है साइक्लिक ग्रुप, उसमें यही एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 से जनरेट होने वाला साइक्लिक ग्रुप है। अब अगर आपने 3 का ऑर्डर फाइंड आउट इसमें करें, U10 में जो 3 का ऑर्डर है वो 4 है, ठीक है। और 3 से जो जनरेट हो रहा है साइक्लिक ग्रुप, उसमें भी फिर आप देखें 4 ही एलिमेंट बन रहे हैं, 4 से ज्यादा नहीं आएंगे। ये उन्होंने ये वही डिटेल की है, 3 की पावर 1 ली है, 3 का स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 पावर 4, 3 पावर 5 उन्होंने देखा दोबारा जो है वो 3 आ रहा है। तो पावर्स जो हैं 4 के बाद, 3 पावर 4 के बाद पावर्स आप देखें रिपीट होना शुरू हो गई हैं। पॉजिटिव पावर्स अभी वो सिर्फ ले रहे हैं। देखो ना, 3 पावर 4 1 आ गया, तो 3 पावर 5 जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 पावर 4 इंटू 3, तो वो 3 के इक्वल आ गया ये। तो 3 पावर 5 जो है वो रिपीट हो गया। इसी तरह से 3 पावर 6 जो है वो 3 स्क्वायर के इक्वल आ गया, क्योंकि 3 पावर 4 ये जो चीज है ये क्या है? 1 है। तो आप देखें 3 पावर 4 जो 3 का ऑर्डर है, वहां से चीजें रिपीट, पावर्स रिपीट होना शुरू हो गई हैं। तो डिस्टिंक्ट पावर्स हमारे पास कितनी आती हैं? पावर 0, पावर 1, 2 और 3। जहां तक ऑर्डर होता है, ऑर्डर उतने ही एलिमेंट होते हैं जितना एलिमेंट का ऑर्डर हो, जनरेटर का, या हम कह रहे हैं जो जनरेटर का ऑर्डर है। आगे उन्होंने 3 की ये देखें नेगेटिव पावर्स लेके बताया हुआ है कि 3 पावर माइनस 1 7 होता है, 3 पावर माइनस 2 9 है, और नेगेटिव पावर्स जो आप देखें वही आ रही है 1 3 7 9। और जो ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद से वो रिपीट होना शुरू हो जाती है। 3 पावर माइनस 4 का मतलब है 3 के इनवर्स की पावर 4, और 3 का ऑर्डर 4 है तो 3 के इनवर्स का ऑर्डर भी 4 ही होता है, तो वो भी 1 होगा। 3 पावर माइनस 5 3 पावर माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा, बाकी फिर रिपीट हो रही है। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट से जनरेट होने वाला साइक्लिक ग्रुप इस तरह से लिख सकते हैं
जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल में Z10 है, हमारा ग्रुप जो है वो क्या है, Z10 है, ये इसमें एडिशन मॉडुलो 10 है ऑपरेशन। तो 2 से जो जनरेट हो रहा है साइक्लिक ग्रुप, उसमें एलिमेंट जो हैं वो उतने ही होंगे जितना 2 का ऑर्डर है। हाँ जी मैम ये इनवर्स वाला एक बार बता दें ऊपर वाली एग्जांपल में। कह रही हूँ, उन्होंने पहले 3 की पॉजिटिव पावर्स लेके दिखाया हुआ है कि कौन कौन से एलिमेंट आते हैं यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से फिर 3 की नेगेटिव पावर, 3 की नेगेटिव पावर का मतलब है 3 का इन्वर्स, 3 का इन्वर्स लिया, 3 के इन्वर्स का स्क्वायर है ये, 3 के इन्वर्स का क्यूब है। अब जब नेगेटिव पावर्स लेंगे तो अगेन -4 पे जाकर रेपिटेशन आएगी, क्योंकि 3 इन्वर्स का ऑर्डर जो है वो क्या है, वो भी 4 ही है, जो 3 का ऑर्डर भी 4 था, 3 के इन्वर्स का ऑर्डर भी 4 ही है, यानी 3 इन्वर्स की पावर 4 लें तो वो आइडेंटिटी आता है। मैम अब मतलब कि U10 जो हमारे पास है उसका इस 3 के साथ है, इंटरलिंक है मतलब। लिंक, हाँ ये भी कह रहे हैं क्योंकि ये पूरा U10 आ जाता है, 3 जो है ये पूरे U10 को जनरेट कर देता है। मतलब 3 को हम अंडर U10 के अंडर मतलब लिख रहे हैं, क्योंकि हम 10 से ऊपर नहीं ना जा रहे, मतलब उसी ग्रुप के अंदर रह रहे हैं। हाँ 3 से जनरेट होने वाला साइक्लिक ग्रुप जो बनता है वो U10 का वैसे तो सब ग्रुप होता है, लेकिन अगर आप देखें U10 का ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप बन रहा है, यानी उसी के इक्वल आ रहा है। लेकिन अगर आप 3 की बजाय 9 से जनरेट करें साइक्लिक ग्रुप तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 9 पावर 0 1, 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 पावर 0, 9 पावर 1 9 होगा, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 ये, मैम वो 1 आ जाएगा। 1 आ हाँ जाएगा 9 का मैम, क्यूब खाली क्या है वो ये हो जाएगा 9 पावर 4, ये इस तरह रिपीट, यही वाली चीजें रिपीट होती रहेंगी। तो जो 9 से जनरेट हो रहा है साइक्लिक ग्रुप वो एक छोटा सेट बन रहा है, 2 आ रहा है, और 9 का ऑर्डर भी आपको पता है कि 2 ही है। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट से साइक्लिक ग्रुप अगर आपको कहा जाए जनरेट करें तो आप इस तरह से जनरेट कर देंगे, तो इसके तो मतलब तमाम, हमें वो एलिमेंट भी दिया जाएगा, मतलब कैसे हाँ U10 जी दिया है, फिर हमें एलिमेंट भी, ये भी एलिमेंट भी बताया जाएगा कि इस एलिमेंट से हमने उसका जनरेट फॉर करना है। एग्जाम्पल अगर अगर तो आपसे कहेगा फाइंड ऑल साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ U10, U10 के तमाम साइक्लिक सब ग्रुप्स फाइंड आउट करना है, तो फिर जाहिर है आपने 3 से भी जनरेट करके बताना है, 7 9 से भी जनरेट करके बताना है, 7 से भी, तमाम एलिमेंट से जनरेट करना है साइक्लिक ग्रुप्स, ठीक है। अब जैसे इधर तो एलिमेंट दिया हुआ 2 से जनरेट होने वाला साइक्लिक ग्रुप यही वाला बनेगा, इसका ऑर्डर 5 है, तो R2 को हम 5 टाइम ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, और 2 को 6 टाइम ऐड करेंगे अगेन 2 आ जाएगा, 2 को 7 टाइम्स ऐड करेंगे ये आ जाएगा 4। तो इस तरह से आप साइक्लिक ग्रुप इधर बना लेंगे। अभी में अच्छा Z10, ये Z10 सेट दिया गया है। हाँ जी, इंटीजर्स मॉडुलो 10, एडिशन मॉडुलो 10 है इसमें ऑपरेशन, ठीक है। यानी 2 को आप 2 की पावर्स लेने का मतलब है 2 को आप 2 में ऐड करते जा रहे हैं, 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2 2 टाइम 2 3 टाइम 2 है ये, 4 टाइम्स 2 को ऐड किया, 5 टाइम्स जब 2 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 0 को इक्वल है, आपको पता है इसमें। 6 टाइम 2 जो है 12 है के इक्वल है, 12 मॉडुलो 10 क्या हो जाता है 2, 7 टाइम्स ये 7 टाइम्स 2 जो 14 है, 14 मॉडुलो 10 4 हो जाता है। तो इस तरह से यही सिर्फ डिफरेंट एलिमेंट आते हैं, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आता इसमें। तो ये तो एग्जांपल है, और नेक्स्ट सेंटर पढ़ा था हम लोगों ने, नो मैम। चलिए सेंटर पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, द सेंटर ऑफ अ ग्रुप G इज द सबसेट ऑफ एलिमेंट्स इन G दैट कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ G। सेंटर में हम एक ग्रुप G का सेंटर क्या होता है, इसमें हम G के ही एलिमेंट रखते हैं, G का ही सबसेट है जिसमें वो एलिमेंट होते हैं जो G के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करें, ठीक है। कम्यूट करने का मतलब है कि उन एलिमेंट्स को इसमें, यानी G के वो एलिमेंट होते हैं जिनको आप G के तमाम एलिमेंट, जो G के तमाम एलिमेंट से कम्यूट करते हैं, यानी जिनको आप G के राइट साइड पर ऑपरेट करें या लेफ्ट साइड पर ऑपरेट करें सेम आंसर दें ऐसे एलिमेंट, तो इसमें वो वाले एज होते हैं। A in G such that AX equal to XA for all X in G।
तो ऐसे सेट को हम सेंटर कहते हैं। जी जो है सेंट्रम से वर्ड निकला है, जो कि जर्मन वर्ड है। तो अगर एक ग्रुप है आपके पास तो उसका जो सेंटर है जेड, वो उसका एक सबसेट ही है। उसमें जी के ही एलिमेंट है, लेकिन कैसे एलिमेंट हैं? जो कि इस प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं। ये इस सबसेट की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। मैम कोई हम्म अच्छा, इस एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स, जैसे ये डी एन दिया हुआ है। डी एन है कि डी, या जैसे आप कह रहे हैं क्यू एट, आप सोच रहे हैं डी एन बाद में डिस्कस करते हैं। क्यू एट का फॉर एग्जांपल आपने सेंटर फाइंड आउट करना है इसका। तो क्यू एट के एलिमेंट आपको पता है क्या होते हैं? प्लस माइनस वन, प्लस माइनस जे, प्लस माइनस, ओ सॉरी आई नहीं लिखा मैंने, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस जे, प्लस माइनस के। हाँ जी आमना, आपको लाइंस ड्रॉ करने का शौक है, मैं नहीं लिखती, आप लिखना। तो इसमें देखिए सॉरी कौन मैम, से गलती से एलिमेंट हुआ। हैं जिनको हम बाकी एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट करें तो वो हमें सेम आंसर दें। लेफ्ट साइड से ऑपरेट करें या राइट साइड से? एक तो वन है, तो सेंटर जो है वो Q8 का क्या होगा? उसमें एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो लाजमी होता है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो लेफ्ट साइड से ऑपरेट करें राइट साइड से, वो एलिमेंट को सेम आंसर देता है। इसके अलावा माइनस वन भी आपको पता है, माइनस वन भी होगा, क्योंकि माइनस वन को आप बाकी तमाम एलिमेंट्स के लेफ्ट साइड से ऑपरेट करें या राइट साइड से, वो सेम आंसर देगा। इससे इसमें प्लस माइनस वन तो होगा। अगर आप आई को सोचें, आई होगा इसमें सेंटर में, बताएं। Q8 के सेंटर में आई है, आई तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है। जैसे आई जो है वो जे के साथ कम्यूट करता है, आई जे जे आई के इक्वल है। आई जे का आंसर क्या है? आई जे किसके इक्वल होता है? के के। और जे आई किसके इक्वल होता है? माइनस के। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इट मींस अब आपने देखा कि आई जो है कम से कम एक एलिमेंट्स के साथ तो कम्यूट नहीं करता। जब एक भी एलिमेंट आपको मिल जाए जिसके साथ कम्यूट ना करे, वो एलिमेंट सेंटर में नहीं जाता। सेंटर में वही एलिमेंट जाएंगे जो Q8 के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे। जो किसी एक के साथ भी कम्यूट ना करे वो सेंटर में नहीं जाएगा। अब चूंकि हमें एक एलिमेंट जे मिल गया है कि आई उसके साथ कम्यूट नहीं करता, इसलिए आई जो है वो नहीं जाएगा। इसी तरह से माइनस आई भी कम्यूट नहीं करेगा जब आई नहीं करेगा। माइनस आई के साथ भी आप बेशक ऑपरेट करके देख लें जे को, माइनस आई को जे के साथ ऑपरेट करेंगे तो माइनस के आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? प्लस के। ठीक है, इसी तरह से इसमें अगर आप जे आई को चेक करिए, जे को चेक करें, जे भी जाहिर है जब आई नहीं होगा तो जे भी नहीं होगा, क्योंकि जे फिर आई के साथ कम्यूट नहीं कर रहा। एक एलिमेंट तो मिल गया है ना, जे नहीं होगा, माइनस जे। इस तरह से के भी नहीं होगा, क्योंकि के भी देखें, के जो है आपको पता है ना आई के साथ कम्यूट करता है ना जे के साथ। जैसे जे के जो है वो के जे के इक्वल नहीं है। जे के का आंसर क्या है? जे के का आंसर क्या है? आई। के जे का आंसर क्या है? माइनस आई। दोनों के आंसर सेम नहीं है ना, इसलिए वो भी नहीं जाएंगे। तो इसके सेंटर में सिर्फ ये दो एलिमेंट होते हैं, प्लस वन और माइनस वन। तो ये Q8 का सेंटर था। इसी तरह से इन्होंने इधर DN का सेंटर निकाला, लेकिन हम थोड़ा बाद में करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको सब ग्रुप प्रूव करेंगे। ये थ्योरम हम करेंगे कि द सेंटर ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप ऑफ G। सेंटर जो है वो सब ग्रुप है। ये जो यानी इस सेट को हम G का सब ग्रुप शो करेंगे। तो ये हमने सेट ले लिया है, ये सबसेट ले लिया है, इसको सब ग्रुप शो करना है 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगा के। तो सबसे पहले आपने ये सेट लिख लेना है प्रूफ में, ठीक है, कि सेंटर जो है वो ये होता है। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में? अब क्या क्या चीजें करते हैं,
प्रूफ बताएं जरा, क्या थी उसकी स्टेटमेंट वगैरह। आप सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं उसमें। आइडेंटिटी एलिमेंट आपको पता है सेंटर में है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तमाम एलिमेंट्स को कम्यूट करता है। ई सेंटर में क्यों है? क्योंकि ई एक्स जो है वो एक्स ई के इक्वल होता है फॉर ऑल एक्स इन जी। ये उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को वे करता है ना आइडेंटिटी एलिमेंट, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट सेंटर में जाएगा। सो सेंटर ऑफ जी इज नॉन एम्प्टी। अब ये जो सबसेट है वो हमने शो कर दिया है नॉन एम्प्टी है। नेक्स्ट हम क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं। 2 स्टेप में ये था ना क्लोजर प्रॉपर्टी, और हर एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आप क्या करते हैं, सपोज कर लें 2 एलिमेंट्स हैं ए एंड बी इन सेंटर। देन अब हमने देखना है कि ए बी अगर सेंटर में है तो उनका प्रोडक्ट भी सेंटर में जाता है कि नहीं, ठीक है। ए बी चूंकि सेंटर में है तो ए बी उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को ओबे कर रहे हैं। ए सेंटर में है ना, तो इट मींस ए एक्स जो है वो एक्स ए के इक्वल है। ये इन्होंने लिखा तो नहीं, लेकिन ये वैसे अंडरस्टूड है कि चूंकि सेंटर में है तो ये इसकी प्रॉपर्टी को पे करता है। जेड की यही प्रॉपर्टी थी ना, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल एक्स, ठीक है। इसी तरह से बी सेंटर में है तो बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी फॉर ऑल एक्स। ये ए की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और दूसरी बी की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब हमने देखना है कि ए और बी का प्रोडक्ट जो है ए बी, ये भी सेंटर की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को ओबे करता है कि नहीं। यानी ए बी एक्स को हमने किसके इक्वल लेके आना है, एक्स ए बी के इक्वल। तो उन्होंने इन दोनों को यूज करते हुए ही लेके आए हैं और एसोसिएटिव लॉ को यूज किया। ए बी एक्स को आप एसोसिएटिव लॉ यूज करते हुए आप ब्रैकेट्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब बी एक्स जो है हमें पता है एक्स बी के इक्वल है, तो बी एक्स की वैल्यू हमने एक्स में पुट कर दी अगले स्टेप में। अब अगेन हमने एसोसिएटिव लॉ को यूज करते हुए ए एक्स की गिर्द ब्रैकेट जो है पुट कर दी है, और फिर हमने अगले स्टेप में क्या किया है बताएं। ax इज इक्वल टू एक्स ए। कम्यूटेटिव है मतलब वो हाँ हम जी, यस ए एक्स को एक्स ए पुट कर दिया, और फिर अगले स्टेप में हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉ यूज किया है। तो अब हमने हमारा रिक्वायर्ड जो है प्रॉपर्टी आ गई है कि ए बी एक्स एक्स ए बी के इक्वल आ गया है। इट मींस ए बी जो है वो सेंटर की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को ओबे करता है। सो ए बी बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ ग्रुप जी। अब हमने क्लोजर लॉ शो कर दिया कि जब 2 एलिमेंट सेंटर में थे तो उनका प्रोडक्ट भी सेंटर में चला गया है। नेक्स्ट हमने शो करना है कि अगर एक एलिमेंट ए सेंटर में है तो उसका इनवर्स भी सेंटर में है कि नहीं, ये प्रूव करना है। अब ए चूंकि सेंटर में है इसलिए ये इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को ओबे करता है, और हमने शो करना है कि ए इनवर्स भी इसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को ओबे करे। यानी ये चीज हमने प्रूव करनी है, और ये चीज तभी प्रूव होगी जब ए इनवर्स, हाँ जी, ये चीज अगर प्रूव हो जाएगी तो ए इनवर्स जो है वो सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। इनफॉर्मली ऑल वी नीड टू डू इज टू ऑब्टेन द सेकंड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट वन इज साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग द एज अक्रॉस द इक्वल साइन। तो उन्होंने कहा कि हम इसको फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हुए सेकंड इक्वेशन जो प्रूव करनी है उसको प्रूव कर देंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है, ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन ले ली है, इधर ए एक्स इक्वल टू एक्स से ले लिया है। तो ए एक्स चूंकि पहले सेपरेट हो रहे हैं इसलिए इनकी ब्रैकेट डाल के अगले स्टेप में ए इनवर्स से इधर भी कर दिया मल्टीप्लाई इधर भी, और इसी तरह से इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी, ठीक है। तो वो हम ये वाली इक्वेशन लेके चले हैं ए एक्स इक्वल टू एक्स से, दोनों तरफ हमने ये वाले ऑपरेशन कर दिए हैं। इसके बाद फिर देखें एसोसिएटिव लॉज वगैरह लगाए हैं, इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाई है, इसको ई लिख दिया है। फिर आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी लगाई है, ई एक्स आपको पता है किसके इक्वल होता है,
एक्स के ई चेंज तो नहीं ना करता एक्स को, इसलिए ई एक्स को हमने एक्स लिख दिया, तो एट द एंड आपके पास ये चीज आ गई है। तो इट मींस ए इनवर्स जो है ये सेंटर की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है। ठीक है, साथ फॉर ऑल एक्स लिखा होना चाहिए था, फॉर ऑल एक्स इन जी, फॉर ऑल एक्स इन जी हमने शो कर दिया कि ए इनवर्स जो है एक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ जी हाँ जी एक्स के जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहा है, सो ए इनवर्स बिलोंग टू सेंटर ऑफ जी। तो हमारा सेंटर जो है वो सब ग्रुप बन गया। यही 3 स्टेप हमने करने थे इसमें। 2 स्टेप ही है मेन, एक तो आइडेंटिटी होता है, बाकी फिर 2 क्लोजर लॉ और इनवर्स। मैम हाँ जी, मैम बात करें। यस मैम। ये तो बड़ी बस हो गई जी आपकी मैम। आज तो आपकी 20 मिनट बाद बस हो गई। मैम प्लीज। मैम हमने सबसे ज्यादा अलजबरा का पढ़ लिया है। यस मैम। काफी पढ़ा दिया आपने। अभी तो बहुत कम पढ़ा है हमने। मैम प्लीज रख कर दें। चलें ये इसकी एग्जांपल में एक आपको डीएनटी समझा दूं, ठीक है, इसके बाद फिर मैम एक सवाल पूछना था। हाँ जी पूछे। मैम जैसे ग्रुप में यानी कि अगर एक एलिमेंट ग्रुप में है तो फिर उसका इन्वर्स भी ऑब्वियसली ग्रुप में होगा, ऐसे यानी कि सेंटर में भी अगर एक एलिमेंट है उसका इन्वर्स भी मौजूद होगा फिर ऐसे। हाँ, क्योंकि अब वो सब ग्रुप बन चुका है ना, तो इसलिए हर एलिमेंट का इन्वर्स भी उसमें होगा। ठीक है मैम। पहले हमें नहीं था पता, हमने एक पहले सबसेट डिफाइन किया था, फिर हमने उसको सब ग्रुप शो किया, इसलिए हमें सेंटर इन्वर्स की प्रेजेंस भी शो करनी पड़ी है फिर प्रूफ में। अच्छा नेक्स्ट है, हमने डीएन का सेंटर। अब डीएन क्या होता है बताएं? D4 पढ़ा है आपने, है ना? D3 भी पढ़ा है? D4 पढ़ा। D4 पढ़ा है, D3 पढ़ा है? नो मैम। नो मैम। मैम। मैंने कहा था आपसे शायद कि D3 भी बनाया। नो मैम। D3 जो है ये भी आप लोग बनाए जरा ना। D3 क्या होता है? इसकी सिमेट्रीज। D4 होता है स्क्वायर की सिमेट्रीज, और जो D3 है वो इस ट्राइंगल की सिमेट्रीज होती हैं। ठीक है, क्या ये कैसे ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर हो, उसको क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ, अब इसमें देखिए रोटेशंस कितनी हैं होंगी, रिफ्लेक्शंस कितनी होंगी। D4 में तो आपने पढ़ा था ना, 4 रोटेशन होती हैं, 4 रिफ्लेक्शन होती हैं। यही थे ना इसके एलिमेंट? जी मैम। R0, R90, R180 और R270। 270। ये इसकी रोटेशन है 4, और 4 रिफ्लेक्शंस थी कौन सी? इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट, वर्टिकल लाइन के अबाउट, वर्टिकल, डायगोनल। बोथ हाँ जी, डायगोनल फिर और क्रॉस तीन हो डायगोनल। जाएंगी। इसमें फिर 3 होंगी, लेकिन कौन सी होंगी 3? एक रोटेशन आप किस एंगल से रोटेट करेंगे कि ये वापस पहले वाली पोजीशन पे आ जाए? इस लाइन, ये लाइन रोटेट होकर इस लाइन की पोजीशन पे जाएगी, है ना? तो ये कितने एंगल से रोटेट हो रही है? 180। बताएं। मैम ये जो आपने लाइन लगाई है 20 हाँ 120 60। 120 तीनों एंगल इसके 160 के हैं ना, अंदर वाले एंगल, एक्सटीरियर एंगल 120 के है। तो ये देखिए ये लाइन रोटेट होकर जब, इट मींस आपने ट्रायंगल को 120 डिग्री से रोटेट करना है, तो तब ये वापस इसी हालत में आ जाएगी, वो एक दफा चक्कर खा कर। ठीक है, अगली दफा जब आप 120 से फिर रोटेट कर सकते हैं तो 240 के एंगल से, यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि ये लाइन जो है अब इस लाइन की पोजीशन में चली जाए, ये लाइन जो है घूम के पहले इधर गई है फिर इधर वापस इधर आ जाए, यानी ये इतना एंगल क्या बन गया? 240। तो इसमें 3 रोटेशन है, 0 डिग्री, 120 और 240। और जब आप मजीद इसको 120 डिग्री से रोटेट करेंगे तो फिर वो 360 आ जाएगा इसके इक्वल। यस मैम। फिर वो तो जीरो ही आ जाएगा। यही 3 रोटेशन आती हैं। और रिफ्लेक्शंस कौन सी होंगी ये बताएं? पानी में हाँ जी, रिफ्लेक्शन कौन सी होंगी इसमें?
एक तो आप इस लाइन के अबाउट इसे फ्लिप कर दें, ये वाली लाइन फिक्स रखें, इसको घुमा दें, ये साइड जो है इधर चली जाएगी, है ना। ये वाली लाइन जो है इस लाइन पे आ जाएगी ना, इस लाइन के अबाउट इस लाइन को फिक्स करें और इसको फ्लिप कर दें। एक तो ये इसकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी, इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट और इस लाइन के अबाउट इसकी रिफ्लेक्शन हो जाएंगी, 3 रिफ्लेक्शंस होंगे। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं R1, R2 और R3, ठीक है। तो इसमें D3 के कितने एलिमेंट हो गए, 3 रोटेशंस, 3 रिफ्लेक्शंस। D3 में हो गए हैं 6 एलिमेंट। कौन कौन से, R0, R120, R240 और रिफ्लेक्शंस कौन कौन सी हैं, R1 तो नहीं, मैं R तो नहीं कहती रिफ्लेक्शन को, चलो मैं H कह देती हूँ, H1, H2 और H3, क्योंकि R के सिंबल पहले हम यूज करें, ये रिफ्लेक्शन है। और D4 में आपको पता है, D4 में आपके पास था 90, 182, 70, वो आपको पता ही है 8 है। तो ये देखें, अब अगर DN हो, अगर 4 की बजाय मैं N ले लूं तो उसके एलिमेंट भी यही होंगे ना, कि DN में N जो है रोटेशंस होंगी और N जो है रिफ्लेक्शंस होंगी। तो इसमें DN का मतलब है एक ऐसी आपके पास फिगर है जिसके N कोने हैं और यूनिफॉर्म, जिसके तमाम एंगल्स बराबर हैं, तमाम साइडें बराबर हैं। N गोन की सिमेट्रीज का ग्रुप को DN कहते हैं। तो इसमें आप रोटेशन कितने एंगल से करेंगे बताएं, R0 और दूसरा R, बताएं R360/N, इस एंगल से आप इसको रोटेट करेंगे, ठीक है। पहली रोटेशन इस एंगल से करेंगे, अगली जो रोटेशन होगी आप 2 टाइम्स इसे ले लेंगे, 2 टाइम्स 360/N। देखिए R4 में भी आप यही कर रहे थे ना, उसमें N की वैल्यू आपकी क्या थी, D4 में N की वैल्यू क्या थी, 4 थी। मसलन अगर मैं N की बजाय 4 लिखूं तो मेरे पास वही एलिमेंट बन रहे हैं ना, 90, 180 और 270। तो इन जनरल मैं लिख रही हूँ, DN को इन जनरल लिखना आना चाहिए, R0, R360/N, R 2 टाइम्स 360/N। अगला एलिमेंट क्या होगा, R रोटेशन R 3 टाइम्स 360/N, और एट द एंड कितनी रोटेशन होंगी, चलते जाएं, N टाइम्स, N rotations. N टाइम्स है के N - 1 टाइम्स R0 इसमें N-1 होगा। हाँ, वो आपने लिख भी लेना बाद में, और एट द एंड स्क्रीन नजर आ रही है, यस मैम, स्क्रीन आपको नजर आ रही है, यस मैम आ रही है। अच्छा। और लास्ट वाली होगी RN-1 टाइम्स 360/N, ये वाली आपकी रोटेशंस होंगी। और रिफ्लेक्शंस कितनी होंगी, वो भी आपके पास N ही रिफ्लेक्शंस होंगी, लेकिन रोटेशंस तो इस एंगल से आपको एंगल फिक्स पता चल जाएगा कि इतनी रिफ्लेक्शंस हैं, और रोटेशन रिफ्लेक्शंस भी इतनी है, रोटेशंस भी इतनी है। अब D4 में आपने देखें, रिफ्लेक्शन भी इतनी होगी, हाँ जी, अब देखिए N जब ऑड होता है, जैसे D3 में N ऑड था ना, तब तो R180 उसको बिलोंग नहीं करता है ना, नहीं ना करता, R180 D3 को बिलोंग, जी मैम उसमें नहीं था। हाँ, तो इसलिए उन्होंने सेंटर में इसमें R180 नहीं आता क्योंकि बिलोंग ही नहीं करता। लेकिन जब N इवन होता है तब R180 इसको बिलोंग करता है, तब वो सेंटर में जाता है। अब इसकी क्या रीजन है, आगे उन्होंने इस चीज का प्रूफ दिया हुआ है कि क्यों इसका सेंटर ये होता है। अब उन्होंने कहा एवरी रोटेशन इज अ पावर ऑफ दिस, हर रोटेशन जो है वो इसकी पावर है।
यानी कि बेसिकली इसी रोटेशन से बनती है। जैसे आपने D4 में देखा था कि हर रोटेशन जो है R90 से बनती है। R90 एक दफा लेते हैं, फिर 90 एक डिग्री से रोटेट करते हैं तो 180 आ जाता है, फिर 90 डिग्री से रोटेट करते हैं मजीद उसको तो R270 बन जाता है। तो बार बार हम 90 को ही बार बार रिपीट कर रहे होते हैं ना उसमें, तो इसलिए इन जनरल 360/n को आप रिपीट कर रहे होते हैं। तो सारी जो रोटेशंस है वो कम्यूट करती हैं रोटेशंस के साथ। ये देखे ना, मसलन एक रोटेशन ये है और एक मैंने फर्ज किया ये रोटेशन ले ली, तो ये दोनों आपस में कम्यूट करेंगी। क्या रीजन है? यानी कि पहले मैं ये वाले इतने एंगल से रोटेट कर दूं, बाद में इतने एंगल से रोटेट कर दूं, तो नेट इफेक्ट तो 360 डिग्री का एंगल ही आएगा ना। या फिर मैं पहले 270 डिग्री से रोटेट कर दूं, बाद में 90 डिग्री से रोटेट कर दूं, फिर भी 360 की टोटल रोटेशन आ जाएगी, कोई फर्क नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसलिए रोटेशन जो है वो आपस में कम्यूट करती हैं, चाहे आप जिस मर्जी एंगल से पहले रोटेट कर दें। तो रोटेशन जब आपस में ऑपरेट करती हैं तो वो आपस में कम्यूट करती हैं। तो रोटेशंस के साथ कोई मसला नहीं है, लेकिन रोटेशन रिफ्लेक्शन के साथ कम्यूट नहीं करती। We now investigate when a rotation commute with the reflection. रोटेशन जो है रिफ्लेक्शन के साथ कब कम्यूट करती है, कब नहीं करती है, अब हमें ये देखना है। फर्स्ट किया आर कोई सी भी एक रोटेशन है, ये 90 डिग्री की भी हो सकती है, 180 की भी हो सकती है, लेकिन किसी हर रोटेशन को हमने आर से रिप्रेजेंट कर दिया। और फर्स्ट कर लेते हैं एफ कोई सी भी रिफ्लेक्शन है इसकी, तो और हर रिफ्लेक्शन जो है वो उसका ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। आपने D4 में रिफ्लेक्शन का ऑर्डर देखा था ना, 2 है। तमाम रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर 2 था उसमें, क्योंकि आपने देखा एक दफा उसको फ्लिप किया, दूसरी दफा फ्लिप करते हैं वापस अपनी जगह पे चली जाती है ना, ओरिजिनल पोजीशन पे। जैसे ये देखें आपके पास ये इसकी फर्स्ट करें ओरिजिनल पोजीशन है, आप इसको एक दफा फ्लिप करेंगे इस लाइन के राउंड अबाउट, एक दफा इसको फ्लिप करें तो क्या आएगी आपके पास पोजीशन, 1 इधर ही रहेगा, 1 इधर ही रहेगा, और इधर क्या होगा, इधर मैं क्या लिखूं इस कॉर्नर को, जब आपने इस लाइन के अबाउट से फ्लिप कर दिया, इस लाइन के 3 आ अबाउट जाएगा मैम, 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो 1 टाइम आपने किया है इसको, जब आप 2 दफा कर देंगे इसको, अब फिर आप इसको इसी लाइन के अबाउट कर दें, तो क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, है ना। ये वाला कॉर्नर क्या है, फिक्स है, ये वाला कॉर्नर, ये वाला। अब जी वो वापस अपने ओरिजिनल तो शेप पापा में जी है। देखें ये वाली जो पोजीशन है और ये वाली पोजीशन जो सेम है, तो देखें इट मींस इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, 2 है। जब आपने 2 दफा इसको रिफ्लेक्ट करेंगे एच और एच, 2 दफा अप्लाई किया तो फिर चलिए H1 कह दें इसे, 2 दफा अप्लाई किया तो वो वापस आइडेंटिटी बन गया। तो इसलिए इसी तरह से आप बाकी किसी भी रिफ्लेक्शन का चेक कर लें, सभी का ऑर्डर 2 होता है, और जिस एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो उसका वो अपना इनवर्स क्या होता है, खुद होता है। खुद होता है। दोनों तरफ आप एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना इधर। फॉर एग्जांपल एक्स एक एलिमेंट है ग्रुप का, अगर उसका ऑर्डर 2 है इट मींस उसकी पावर 2 1 आ रही है, आइडेंटिटी आ रही है, दोनों तरफ एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसलिए जो भी आप रिफ्लेक्शन लेंगे वो अपना इनवर्स खुद हो गई। अब क्या किया है, आर और एफ को मल्टीप्लाई कर दें। अगर रोटेशन और रिफ्लेक्शन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा एक रिफ्लेक्शन आता है। अब यानी कि आर और एफ को मल्टीप्लाई करने से एक रिफ्लेक्शन आई है, और रिफ्लेक्शन अपना इनवर्स खुद होती है। ठीक है, ये हमने लिख लिया, ये जनरल फैक्ट है। अब आर एफ इनवर्स को आप लिख सकते हैं एफ इनवर्स आर इनवर्स। अब इसमें एफ रोटेशन, एफ रिफ्लेक्शन को शो करता है इतना पार्ट, और आर जो है रोटेशन को शो करता है। ये रिफ्लेक्शन है और ये रोटेशन है। एफ चूंकि रिफ्लेक्शन है तो एफ का इनवर्स एफ ही है, रिफ्लेक्शन है ना, इसलिए इसका ऑर्डर 2 है और ये अपना इनवर्स खुद है, इसलिए एफ इनवर्स को हम एफ लिख सकते हैं। आर इनवर्स को हमने आर इनवर्स ही रहने दिया, तो आर एफ जो है वो एफ आर इनवर्स के इक्वल आ गया। Thus it follows that R and F commute. इट मीन्स आर और एफ जो है वो तभी कम्यूट करेंगे जब एफ आर आर एफ के इक्वल आ जाएगा। कम्यूट करने का ये मतलब होता है ना कि एफ आर आर एफ के इक्वल हो, ये हमने लिख लिया है। कम्यूट अगर करेंगे तो ये सिचुएशन होगी, एफ आर आर एफ के इक्वल होगा। अब आर एफ को आप क्या लिख सकते हैं, आर एफ किसके इक्वल है, ऊपर हमने देखा एफ आर इनवर्स के, तो वो हमने एफ आर इनवर्स लिख दिया।
एफ आर इक्वल टू आर एफ, क्योंकि ये कम्यूट कर रही हैं अगर दो तो फिर ऐसा होगा। अब आर एफ फ्रॉम अबव लाइन किसके इक्वल है, एफ आर इनवर्स के। बाय कैंसिलेशन ला एफ एफ से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला एफ ये इस एफ से, तो आर जो है आर इनवर्स के इक्वल आ जाएगा। इट मींस एफ और आर तभी जो है कम्यूट करेंगी जब आर जो है आर इनवर्स के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमने देखना है कि कौन सी रोटेशन है जो अपना इनवर्स खुद है, कौन सी ऐसी आर रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है ना। इट मींस ऐसी रोटेशंस रिफ्लेक्शन के साथ कम्यूट करेंगी जो कि अपना इनवर्स खुद है, या जिनका ऑर्डर 2 है। वही एलिमेंट अपना इनवर्स बनते हैं ना जिनका ऑर्डर 2 होता है। तो कौन सी रोटेशन है जिनका ऑर्डर 2 है, बताएं। एक तो आइडेंटिटी 0 डिग्री की रोटेशन, ये अपना इनवर्स खुद होती है, आर नॉट का इनवर्स आर नॉट ही होता है। इसके अलावा 180 डिग्री की रोटेशन, क्योंकि 180 आर 180 को आर 180 से मल्टीप्लाई करें आर 360 आ जाता है ना, आर 0 डिग्री 360 0 के इक्वल होता है ना, तो इसलिए आर 180 का ऑर्डर भी 2 है, ये भी अपना इनवर्स खुद है। ये अपना इनवर्स खुद हो या इसका स्केयर जो है क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी, ये एक ही बात है। तो हमारे पास अब दो चॉइसेस हैं, दो तरह की रोटेशन हमें ये वाली प्रॉपर्टी देती हैं, एक आइडेंटिटी और एक 180 डिग्री। तो इट मींस सेंटर जो है जब एन इवन होगा तभी आर 180 उसका मेंबर बनेगा, तभी आर 180 सेंटर में जाएगा, वरना तो वो सेंटर में नहीं जाएगा क्योंकि वो तो डीएन का कोई मेंबर ही नहीं होगा। आर नोट के इक्वल कैसे आया यहाँ पे? इस कंडीशन से, इस कंडीशन को, ये हमारी रिस्ट्रिक्शन है कि आर हमने वो लेना है जो अपना इनवर्स खुद हो। तो आइडेंटिटी एलिमेंट अपना इनवर्स हमेशा खुद होता है, पता है ना आपको। और आर नॉट क्या है, आइडेंटिटी है, इसलिए हमने आर नॉट 0 डिग्री की रोटेशन ले ली। वही इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। डीएन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आर नॉट रोटेशन बाय 0 डिग्री। आइडेंटिटी अपना इनवर्स खुद होती है, या आइडेंटिटी का हाँ, या आइडेंटिटी का खैर स्केयर 1 होता है। इसी तरह से दूसरा फिर आर की वैल्यू क्या हो जाए, आर 180, लेकिन आर 180 तभी बिलोंग करेगा जब एन इवन हो। इसलिए सेंटर में ये दोनों जो है रोटेशन तब जाएंगी जब एन इवन हो। जब एन ऑड हो फिर तो आर 180 मेंबर ही नहीं है डीएन का, फिर वो सेंटर में भी ज़ाहिर नहीं जाएगा। तो उस केस में, एन ऑड के केस में, जो सेंटर है डीएन का वो सिर्फ उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो ये सेंटर निकाला हुआ इन्होंने। चलें ठीक है, अब हमारा लेक्चर खत्म होने में वैसे भी 5 मिनट आई थिंक रहते हैं।